अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो कि हम पढ़ रहे थे, तो टॉपिक है हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मोमेंट। पार्टिसिपेंट्स ने किस नज़रिया से उस मोमेंट को देखा था। ये मोमेंट कौन सी मोमेंट थी, ये एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट दैट वाज स्टार्टेड इन 1930 बाय गांधी जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स ने किस नज़रिया से इस मोमेंट को देखा था, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट को। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है, अब किस किस ग्रुप ने इस मोमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जो सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट थे इसमें किस किस ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था। कंट्री साइड की बात करें, जब हम कंट्री साइड की बात करते हैं इसमें रूरल एरियाज भी आते हैं। तो पहले हम देखते हैं अब इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट ग्रुप जो था दैट वाज रिच फार्मर्स, or we can say landlords। और जो सेकंड ग्रुप था that was poor peasants। and the third group who participated in the moment that was industrial owners। industrial ओनर्स जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज होती थी। द फोर्थ ग्रुप दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और उसके बाद जो लास्ट ग्रुप था दैट वाज वुमेन। तो दीज आर द 5 ग्रुप्स पार्टिसिपेंट्स हु जॉइनेड द मूवमेंट इन 1930। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चाहे रिच फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में, पुअर पीजेंट्स ने, इंडस्ट्रियल ओनर्स ने या इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और उसके बाद जो है वुमेन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। इनका क्या नजरिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कि ये लोग क्या समझते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनके लिए क्या माने रखते थे, क्या मकसद रखते थे। तो पहले जो है रिच फार्मर्स, पहले हम यही डिस्कस करेंगे रिच फार्मर्स के लिए मूवमेंट की क्या अहमियत थी, उन्होंने क्यों मूवमेंट में ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। उस वक्त अगर हम बात करेंगे उस वक्त की कि 1930 में ये मूवमेंट लॉन्च हुई थी, लेकिन प्रियर टू द 1930 वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, फार्मर्स के साथ क्या सलूक किया जा रहा था, अंग्रेज़ों ने इनके साथ क्या बर्ताव किया था। तो वहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज जो हैं उन्होंने टैक्स जो था, रेवेन्यू जो था इंक्रीज किया था, हाई रेवेन्यू। उन्होंने टैक्स को बढ़ाया था वॉर टाइम, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था। उसके बाद अंग्रेजों ने, या इसके दौरान भी अंग्रेजों ने जो रेवेन्यू था उसको इंक्रीज किया था। उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1929 में सिचुएशन जो है वो चेंज हुई थी वर्ल्ड की। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन एज जो कि आपने पढ़ा होगा 9th में, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैशड। में तो 1930 में फिर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। रिच फार्मर्स के साथ क्या हुआ था, तो उसके बाद हम देखते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसको झटका लग गया था।
कि अब हम देखते हैं जो फार्मर्स थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप के लिए भी और मार्केट के लिए भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि वो बाद में बेचते थे और रेवेन्यू भी पे करते थे और खुद अपने आप के लिए भी कुछ पैसे बचाते थे। वहाँ पे हम देखते हैं 1929 में सिचुएशन जो आई थी, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फॉल डाउन, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स जो थे फॉल डाउन। ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती थी इसका जो प्राइस था वो गिर गया था, नीचे आया था। अब डिमांड नहीं थी इन चीज़ों की, गोया कि जब डिमांड नहीं होती है तो प्राइस जो है वो डाउन होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस जो है एग्रीकल्चरल गुड्स का ये डाउन क्यों हुआ था उस वक्त, उस समय में। इससे पहले भी ग्रेट डिप्रेशन आया था जो कि मैंने अभी बताया था। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ था, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो था उसको झटका लग गया था, तो डिमांड जो थी वो डाउन हुई थी, इसके साथ ही जो प्राइसेस हैं वो भी डाउन हुई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था कि इन जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोड्यूस किया था, इनकी जो प्रोडक्शन थी वो वहाँ पे ही ख़राब हुई थी, क्योंकि जब इसको डिमांड ही नहीं आ गई, जब डिमांड ही नहीं थी इसकी प्रोडक्शन की और जो प्राइसेस हैं वो भी डाउन हुआ था। नतीजा ये निकला था जो कमर्शियल क्रॉप्स थे दैट वाज हिट हार्ड, कमर्शियल क्रॉप्स जो थे हिट हार्ड, इसको भी झटका लग गया और तो वहाँ पे हम देखते हैं फॉलिंग प्राइसेस हुआ था। जब प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फॉल हुए थे, जो कैश इनकम था ये डिसअपियर्ड हो गया था, कैश इनकम डिसअपियर्ड, कैश इनकम जो था ये डिसअपियर्ड हुआ था, गायब हुआ था, पैसे नहीं थे लोगों के पास। या अगर हम बात करेंगे प्राइसेस क्यों डाउन हुए थे एग्रीकल्चरल गुड्स के, वो हम देखते हैं कि उस समय में जो परचेजिंग पावर था, परचेजिंग पावर वाज डिक्लाइनड, परचेजिंग पावर वाज डिक्लाइनड। ये जो परचेजिंग पावर था, लोगों में खरीदने की सलाहियत नहीं थे, इनमें इनके पास पैसे नहीं होते थे। तब हम देखते हैं कैश इनकम जो था वो डिसअपियर्ड हुआ था। तो बाद में जो रिच फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स ने ये बताया कि जो रेवेन्यू है इसमें रिडक्शन कर दो। रिच फार्मर्स वांटेड, जो रिच फार्मर्स थे ये क्या चाहते थे, रेवेन्यू जो था ये रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बट जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों ने उस वक्त इनकार किया, गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज्ड, गवर्नमेंट ने नहीं माना कि जो अंग्रेज थे उन्होंने इस बात को नहीं माना था कि हम रेवेन्यू जो है ये रिड्यूस करेंगे। गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड रेवेन्यू रिडक्शन। तो नतीजा ये निकला कि जो फार्मर्स थे इनके पास भी अब पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि डिप्रेशन आया था, उन्होंने जो प्रोडक्शन इंक्रीज की थी उसकी डिमांड नहीं हुई थी। नतीजा ये निकला वो खराब हुआ था, कमर्शियल क्रॉप जो है उसको भी झटका लग गया। अब कैश जो है वो डिसअपियर्ड हुआ था, कैश इनकम जो है वो डिसअपियर्ड हुआ था। नाउ फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे रेवेन्यू, फार्मर्स वर नॉट एबल टू पे रेवेन्यू, इनके पास अब पैसे नहीं थे, ये जो रेवेन्यू है ये अनपेड रह गया था, गवर्नमेंट ने माफ़ नहीं किया था रेवेन्यू को। तो तब जाके उन्होंने ये बात, इसके साथ ही जब मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी, उन्होंने कहा कि इस वक्त बेहतर यही होगा कि हम इस वक्त मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, हम मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो उनको हम ये बताएंगे कि हमारा जो ये अनपेड रेवेन्यू है, अनपेड रेवेन्यू जो है ये रिमिट किया जाएगा, ये माफ किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, एंड दैट इज वाई जो रिच फार्मर्स थे दे ज्वाइनेड द
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने अपने नज़रिया से देखा था, उनके लिए यही था टू फाइट फॉर स्वराज वाज टू स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अब फार्मर्स का नज़रिया क्या था रिगार्डिंग द मूवमेंट? फार्मर्स ये चाहते थे फाइट फॉर स्वराज, fight for Swaraj is to fight against high revenue. Fight for Swaraj was to fight against high revenue. उनका नजरिया यही था कि जो फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स थे, इनके सामने मोमेंट यही मकसद रखते थे, आज़ादी यही मकसद रखते थे कि ये लोग फाइट करेंगे, इस वक्त लड़ेंगे किसके खिलाफ? जो हाई रेवेन्यू यहाँ पे था, जो अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू इंक्रीज किया था, इनके खिलाफ हम, इस चीज़ के खिलाफ हम लड़ेंगे। उन्होंने इसी नज़रिया से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा था। तो उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो ग्रुप थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उन्होंने अब किस नज़रिया से देखा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी? तो सेकंड ग्रुप जो था दैट वाज पुअर पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, किसान। अब ये पीजेंट से ये पुअर थे, तो कुछ पीजेंट्स ऐसे होते थे जिनको अपनी लैंड नहीं होते थे, बाद में वो रेंट पे लैंड लेते थे, जिनको हम टेनेंट्स भी बोलते हैं। इनके लिए भी हाई रेवेन्यू ही था। अब गवर्नमेंट इनसे नहीं लेते थे, ये जो लैंड लेते थे किन से? फेडरल लॉर्ड से या लैंड लॉर्ड से या रिच फार्मर से ये किराए पे लैंड लेते थे, तो उनको हम टेनेंट्स बोलते थे। ये कल्टीवेशन के लिए लैंड लेते थे, रेंट देते थे लैंडलॉर्ड्स को। लेकिन उस समय में हम देखते हैं जब डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन कंटिन्यू चल रहा था 1929 से लेकर 1930s तक, तो ये भी इस चीज़ के शिकार हुए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो पोर पीजेंट्स थे, मैनी ऑफ देम वायर स्मॉल टेनेंट्स, many of them were small tenants। ये tenants कौन होते थे? किराएदार, जो किराए पे लैंड लेते थे, tenants cultivating land। ये लैंड को कल्टीवेशन के लिए लेते थे, रेंट पे लेते थे, बाद में ये रिच फार्मर्स या फेडरल लॉर्ड्स को रेंट देते थे, which they had rented from landlords। ये जो स्मॉल टेनेंट्स थे, किरायादारों, जो टेनेंट्स लैंड लेते थे, रेंट पे लेते थे, ये किन से लेते थे? ये रिच फार्मर से लेते थे या लैंडलॉर्ड से लैंड लेते थे, किराए पे लेते थे, बाद में इसमें कल्टीवेशन करते थे, प्रोडक्शन इंक्रीज करते थे, खेती बाड़ी करते थे, प्रोडक्शन इंक्रीज करते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं जो डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन उस वक्त भी चल रहा था, डिप्रेशन कंटिन्यूड। जो डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमी डाउन हुए थे, ये कंटिन्यूड था, कंटिन्यू उस वक्त भी था। जो ग्रेट डिप्रेशन था ये कंटिन्यूड था। और जो कैश हम देखते हैं, कैश भी जो है ये डिविडेंड हो गया था, कैश इनकम जो था, कैश इनकम डिसअपीयर्ड। कैश इनकम उस वक्त, उस समय में नहीं थे कि पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी, डिप्रेशन आया था। अब टेनेंट्स के साथ क्या हुआ था? जिस तरह हम देखते हैं रिच फार्मर जो थे, जब डिप्रेशन आया था तो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दे वर नॉट एबल टू पे रेंट। तो पोर भी या जो रिच फार्मर जो भी थे वो भी ये चाहते थे कि पहले ये हम अंग्रेजों ने उन्होंने ये बताया कि जो रेवेन्यू है ये
कम किया जाएगा। फाइनली उन्होंने कहा कि अब जो रेवेन्यू है इसको रिमिट किया जाएगा, लेकिन वो बात अंग्रेजों ने नहीं मानी। यहाँ पे हम देखते हैं टेनेंट जो थे दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे रेंट। गोया कि जो टेनेंट्स थे, टेनेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे रेंट। अब जो टेनेंट्स थे ये भी, अब उनको भी प्रॉब्लम हुई थी कि ये भी अब रेंट नहीं दे पा रहे थे। अब टेनेंट्स के सामने मोमेंट का क्या अहमियत थी, क्या नजरिया था। टेनेंट्स अब ये चाहते थे, जो किराए पे लैंड लेते थे, जो अनपेड रेंट हैं, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं दिया था क्योंकि इनके पास अब पैसे भी नहीं थे, अनपेड रेंट तो लैंडलॉर्ड का जो था ये रिमिट किया जाएगा, टू बी रिमिटेड, ये माफ किया जाएगा। अब पुअर पीजेंट्स का यही नजरिया था, तो इस नजरिया के साथ उन्होंने मोमेंट में पार्टिसिपेट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में। इसके साथ ही हम देखते थे जो ये टेनेंट्स थे दे जॉइनड रेडिकल मोमेंट्स, जो टेनेंट्स थे जॉइनड रेडिकल मोमेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ज्वाइन किया था। उस वक्त जो रेडिकल मोमेंट्स कौन चला रहे थे, दैट वाज लेड बाय सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स, सोशलिस्ट्स एंड कम्युनिस्ट्स। तो ये रेडिकल जो हैं गोया कि वन हु डिजर्व द एक्सट्रीम चेंज, जो कि कंप्लीट चेंज लाना चाहते थे, उनको हम देखते हैं बोलते हैं कि ये रेडिकल थे। उसके साथ ही जो पुअर पीजेंट्स थे ये भी अब चाहते थे कि जो इसमें टेनेंट्स आते थे, टेनेंट्स ये बोल रहे थे कि जो अनपेड रेंट है लैंडलॉर्ड्स का वो माफ किया जाएगा। तो दैट इज व्हाई दे ज्वाइनेड द मूवमेंट, उन्होंने इस नजरिया से मूवमेंट में ज्वाइन किया था। उसके साथ बाद हम देखते हैं जो थर्ड पॉइंट था, दैट वाज इंडस्ट्रियल ओनर्स। Industrial owners also joined the civil disobedience movement, सिविल नाफरमानी उन्होंने की, जो कि 1930 में उन्होंने लॉन्च की थी। तो इंडस्ट्रियल ओनर्स जो होते हैं इनकी अपनी इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1930 में। इससे पहले हम इंडस्ट्रीज की तरफ जाते हैं, इंडस्ट्रियल ओनर्स की तरफ जाते हैं। जो वॉर टाइम था 1914 टू 1918, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। वॉर टाइम बूमड द इंडस्ट्रीज, वॉर टाइम बूमड इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला वार के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन जो मर्चेंट्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, दे मेड ह्यूज प्रॉफिट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडियन मर्चेंट्स जो थे मेड, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट मेड ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन मर्चेंट्स थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, और इसके साथ ही ये भी पावरफुल बन गए। कौन? जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे ये भी अब पावरफुल बन गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे। अब ये भी चाहते थे कि ये अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपेंड करेंगे। नाउ दे वर आल्सो वांटेड टू एक्सपेंडिंग, ये भी चाहते थे क्या कि ये एक्सपेंड करेंगे देयर बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को ये भी बढ़ाएंगे क्योंकि अब उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे। अब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इंडस्ट्रियल ओनर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था।
तो क्यों उन्होंने किया था? एक्चुअली दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। अब जो ये इंडस्ट्रियल ओनर्स थे उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? उनका नजरिया क्या था, इनकी व्यू क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडस्ट्रियल ओनर्स वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे ये किसके खिलाफ थे? कॉलोनियल पॉलिसीज। क्यों? दैट रिस्ट्रिक्टेड, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस आयद की थी किस पर? बिजनेस एक्टिविटीज पर। बिजनेस एक्टिविटीज पर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद की थी। अब ये इंडस्ट्रियल ओनर्स क्या चाहते थे? तो तब जाके उन्होंने मूवमेंट में सपोर्ट किया था। जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे दे वांटेड, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स थे ये क्या चाहते थे? दे वांटेड प्रोटेक्शन, they wanted protection against import of foreign goods, against import of foreign goods। जो इंपोर्ट किए जा रहे थे उस समय में फॉरेन गुड्स से, बरतानिया से ये लोग गुड्स ला रहे थे और हिंदुस्तान में बेचते थे। तो इंडियन इंडस्ट्रियल ओनर्स ये चाहते थे कि जो इंपोर्ट उस समय किए जा रहे थे फॉरेन गुड्स का वो बंद होना चाहिए, वो नहीं यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वो बिजी रह गए, उनको ये डायरेक्शन आई थी कि वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स तैयार कर दो। तो तब जाके हम देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल गया, इनको बढ़ावा मिल गया कि उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे। अब इंडस्ट्री से ये चाहते थे कि अगर बरतानिया से इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, फॉरेन गुड्स नहीं इंपोर्ट किए जाएंगे तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनको बूस्ट मिलेगा, इनको बढ़ावा मिलेगा, हम बहुत पैसे कमाएंगे। और जो रिस्ट्रिक्शंस अंग्रेजों ने आयद की थी इंडियन इंडस्ट्रीज पर, बिजनेस एक्टिविटीज पर उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद की थी, वो ये चाहते थे कि ये खत्म होने चाहिए। इनके लिए स्वराज, आज़ादी यही माना रखते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए आज़ादी यही माना रखते थे कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इस पर अंग्रेजों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियल ओनर्स थे दे फॉर्मड, उन्होंने क्या बनाए थी? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन इंडस्ट्रियल